नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। व्याकरण की कहे जाने वाली नींव के बारे में आज हमारा वीडियो है मित्रों। पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्रबिंदी कहां पर लगती है, कैसे लगती है, क्या है उसके नियम। बड़े बड़े विद्वान भी इसमें गलतियां कर जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में महारत हासिल करने के लिए उनके पायागत सिद्धांतों को समझना जरूरी है। उनमें से एक है पंचमाक्षर और अनुस्वार। सामान्य लोगों को अनुस्वार, अनुनासिक, पंचमाक्षर कहाँ पर लगाते हैं, कैसे उसका उच्चारण करते हैं, ये पता नहीं होता। कभी कभार छात्रों को भी पता नहीं होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि शिक्षकों को भी सही तौर पर पता नहीं होता है कि पंचमाक्षर कौन सा होता है और किस शब्द में कौन सा पंचमाक्षर आएगा। तो यदि आप हिंदी में महारत हासिल करना चाहते हैं, हिंदी में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इन छोटी छोटी इकाइयों को गौर से समझें, पढ़ें और उसका उपयोग करें। तो आज हम पंचमाक्षर और अनुस्वार के बारे में शुरू करेंगे। सबसे पहले पंचमाक्षर को देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 5 वर्ग आते हैं और ये है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनके प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर है। क्रमशः इनके पंचम अक्षर ङ, ञ, ण, न, म ये है। इसे पंचमाक्षर कहते हैं। व्याकरण के नियमानुसार शब्दों का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क वर्ग है, उसमें एक शब्द आता है अंक। तो क जो है वो अंतिम अक्षर हुआ और उसी वर्ग का पंचम अक्षर अंग होता है। तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। दूसरा शब्द देखें, चंचू। तो अंतिम अक्षर च है, तो च वर्ग का जो पंचम अक्षर है ञ, वो आएगा। उसी प्रकार एक शब्द है खंड। अब ड ट वर्ग के अंतर्गत आता है और ड के आगे वाला अक्षर ट वर्ग का होगा, क्योंकि ड है वो ट वर्ग में आता है और उसका पंचम अक्षर है ण। तो लिखा इस तरह से जाएगा। उसी प्रकार संधि, अंतिम अक्षर ध है और वो ध त वर्ग में आता है। तो त वर्ग का अंतिम पंचम अक्षर कौन सा है? न। तो संधि न का उच्चारण होगा। और अंत में देखें एक शब्द है दंभ। जो भ है वो प वर्ग का शब्द है और उसमें अंतिम पंचमा अक्षर जो है वो म आता है। तो दंभ, यहाँ पर द न आधा नहीं आएगा, न का उच्चारण नहीं होगा। भ है और वो प वर्ग का है और उसमें अंतिम अक्षर जो पंचमा अक्षर है वो म है, इसलिए दंभ ऐसे प्रयुक्त होगा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो हिंदी भाषा के बड़े विवेचक हैं, सभी पंचम वर्ण के स्थान पर उनके अनुसार अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वे ये मानते हैं कि अब आजकल के बच्चों में ये
पंचम अक्षर का ज्ञान थोड़ा जटिल हो जाता है, लिखने में भी दिक्कत होती है, टाइपिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो इन सारी बातों का समाधान सिर्फ इन पंचमाक्षरों को अनुस्वार दे देने भर से हो जाएगा। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक नोजल साउंड है। इसे ध्वनि उच्चारण में मुंह बंद कर नाक से पूरी सांस ली जाती है। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। जैसे कि कंबल, अब कम बोले तो मुंह बंद हो जाएगा और नाक से पूरी हवा निकलेगी। ये अभ्यास से किया जा सकता है इसका अनुभव। दूसरा शब्द है कंपन, खंडन। तो इस प्रकार से ये पूरा मुंह बंद हो जाएगा और नाक से सारी हवा निकलेंगी और ऐसे इसका उच्चारण हो जाएगा। वर्तमान में भी अगर देखते हैं तो तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज कोई भी शब्द हो, उनके पंचम अक्षर का जो स्थान है वो अनुस्वार ने ले लिया है और अनुस्वार बिंदी लगाकर किया जाता है। यहाँ हिंदी ने संस्कृत के रूढ़िगत नियमों से आज़ादी पाई है, क्योंकि पंचमाक्षर लिखने का जो चलन था वो मूलभूत संस्कृत में था, लेकिन आधुनिक हिंदी में यहाँ पर बिंदु लगाकर ही उन पंचमाक्षरों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हिंदी ने अपनी तरह से आधुनिक छूट ली है। फिर भी कहीं कहीं पंचमाक्षर का प्रयोग देखा जाता है। जो शुद्ध व्याकरण के आग्रही है वो इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। कहीं पर अनुस्वार का इस्तेमाल होता है, कहीं पर दोनों का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो कोई भी प्रयोग कर रहा हो वो व्याकरणिक रूप से दोनों सही है। अनुस्वार एक व्यंजन है। वर्णों के ऊपर इसका यह एक चिन्ह लगाया जाता है, बिंदी वाला। इसके उच्चारण से, माफ कीजिएगा, इनके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुंह से कम सांस निकलती है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द देखते हैं। पंच, डंख, पंख आदि। अब अनुनासिक की बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों को अनुस्वार और अनुनासिक का ही पता नहीं होता है। अब यहाँ पर हम विस्तार से देखते हैं कि अनुनासिक किसे कहते हैं। इसके उच्चारण में मुंह से अधिक सांस निकलती है और नाक से कम निकलती है। अनुस्वार का उल्टा हुआ, अनुस्वार में नाक से ज़्यादा निकलती है, मुंह से कम निकलती है। अनुनासिक में मुंह से ज़्यादा निकलती है और नाक से कम सांस निकलती है। और इसको दर्शाने के लिए चंद्रबिंदी का प्रयोग होता है। जैसे शब्द देखे, आँख, गांव, बांस आदि शब्दों में। और एक बात स्पेशली पंडित जी चैनल देखने वाले लोगों के लिए, हिंदी में ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक मात्रा हो किसी शब्दों में, दो मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो या दीर्घ ई की मात्रा हो, इन सारी मात्राओं वाले शब्दों पर चंद्र बिंदी कभी भी प्रयुक्त नहीं होती है। मात्र अनुस्वार इस्तेमाल होता है, केवल बिंदी का इस्तेमाल होता है। जैसे शब्द देखें, मैं, सकी, क्यों आदि। अब ये देखिए, ये विशिष्ट ज्ञान है। चंद्रबिंदी कहाँ लगाई जाए और अनुस्वार कहाँ पर लगाया जाए, तो ये हमने इसमें देखा। वैसे अब हिंदी में अनुनासिक भी धीरे धीरे निकलता जा रहा है और उसकी जगह भी अनुस्वार का प्रचलन होता जा रहा है। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है मित्रों। लिखने की सुविधा हेतु हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आपको हिंदी के ज्ञान के संदर्भ में इन व्याकरणिक नियमों का पता होना चाहिए।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम व्याकरण की दूसरी कड़ियों में और आगे बढ़ेंगे। जाते जाते एक बात और कि जो भी दर्शक हमारे इस चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए, क्योंकि व्याकरण और अन्य रोचक माहितियों के एपिसोड इनमें क्रमशः आते रहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।